तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि हमारे जो जियांजू थे यानी कि टीचर ओरिजिन वो एक मुसीबत के अंदर पड़ चुके थे। ये जो टीचर ओरिजिन होता है वो इमीडिएटली लू फेंग से कांटेक्ट करता है जो कि अपने सक्लूजन के अंदर बैठा हुआ था। फेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि जो टियान यू डैश हैंग है उसने जियांजू को पकड़ के रखा है। इसके बाद लू फेंग को काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है, लेकिन फिर टीचर ओरिजिन लू फेंग को बताता है कि वो बस उनका एक वर्चुअल क्लोन है एंड उसे अगर कुछ हो भी जाता है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे बस उसकी 30% स्ट्रेंथ जाने वाली है। चीज सुनने के बाद जो लू फेंग होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि लू फेंग के अपने के ऊपर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की थी। इसके नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो लू फेंग होता है वो अपने केव के बाहर निकलता है एंड वहां से गायब हो जाता है। अब आगे वही हम लोग को चू जिहाओ और चू यानहाओ देखने के लिए मिलता है एंड ये दोनों के दोनों फर्स्ट क्लास के मार्किस थे। चू जिहाओ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पूरी तरीके से ऑल आउट जाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वो बंदा, उसके बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, वो एक पीक लेवल का वॉरियर है चॉज रिलम का। हम सभी को उसके ऊपर एक साथ अटैक करके उसकी चटनी बना देनी है। वही जो बाकी के 3 चॉज मास्टर के लेवल थे वो चू यानू को काफी ज्यादा अच्छी से जानते थे एंड वो जानते थे कि अगर वो इनके इस मिशन के अंदर फेल हो जाता है तो डेफिनेटली जो चू यानहाओ है वो डेफिनेटली इन लोगों की बैंड बजा देगा कि वो लोग उसके गुस्से को काफी अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि पूरे यांग फेंग कंट्री के अंदर एक लौता यही बंदा था जो कि काफी ज्यादा गुस्से वाला था। ऑफ कोर्स हो भी क्यों ना, क्योंकि ये रॉयल फैमिली ऑफ थंडर से बिलोंग करता था एंड थंडर रॉयल फैमिली के लोग ऐसे ही रहते हैं जनरली। वहां पे हम लोग को एक लेडी भी देखने के लिए मिल सकती थी जो कि कुछ ही दूरी के ऊपर से लू फेंग के ओरा को फील कर लेती है। वही हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन के रखे थे, साथ ही साथ उसके सर के ऊपर उसके डार्क कलर के गोल्डन कलर के हॉर्न्स थे। जैसे जो लू फेंग था वो इस जगह पे आया था उसने पूरी की पूरी जुआजिंग टावर को अपने अंडर के अंदर कर लिया था। कि लू फेंग ने एक डोमेन बना लिया था जिसके अंदर वो पांचों के पांचों चॉज रिलम के वॉरियर अटके हुए थे एंड उनके अंदर 2 फर्स्ट क्लास के मार्किसेस भी थे। लू फेंग मार्किस चू हान, मार्किस चू जी एंड बाकी के 3 गेस्ट ऑफिशियल्स की तरफ देखते हुए कहता है तुम सब काफी ज्यादा हाई स्टेटस के हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक इटर्नल ट्रू गॉड के ऊपर अटैक करने की जो कि मेरा दोस्त हो। वही जो चू जिया होता है वो कहता है कि क्योंकि आप काफी ज्यादा लंबे टाइम से अपने केव के अंदर ही थे एंड बाहर आने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें ये छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि हम आपको बाहर बुला सके। के बाद चू जिहाओ उससे कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि हमारे बीच में और एम्परर चू के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लू फेंग कहता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से सक्लूजन के अंदर था तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि चुड्डू के अंदर क्या हो रहा है। चू जिहाओ कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता तो हम तुम्हें 2 चॉइसेस देते हैं, तो तुम एम्परर चू से दूर रहो एंड आज के बाद तुम कभी उसकी मदद नहीं करोगे, सेकंड तुम एम्परर चू का साथ दो एंड अभी हमारे एनिमी बन जाओ। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं गाइस। अपने लिए गेस्ट ऑफिशियल चुनना ये काफी ज्यादा रिस्की काम होता है क्योंकि गेस्ट ऑफिशियल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि तुम्हारी मदद करे किसी भी टाइम पे, जो काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, जिसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल हो ग्रोथ का। एंड ज्यादातर जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है एंड जो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होता है उन लोगों के अंदर घमंड और लालच होता है एंड वो कभी भी अपने नेवले की तरह रंग बदल सकता है। लेकिन जो डी चुयू था वो लू फेंग को काफी ज्यादा लंबे टाइम से जानता था एंड वो लू फेंग को जानता था, इसलिए उसने लू फेंग को अपना दोस्त बनाया एंड उसे अपना गेस्ट ऑफिशियल भी। बाद में धीरे धीरे करके लू फेंग ने अपनी वो स्ट्रेंथ एंड अपना वो पोटेंशियल दिखाया तो इवन चू यूहो ने भी इमेजिन नहीं किया था। भाई लू फेंग इन लोगों की तरफ देखता है एंड कहता है क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे कोई ऑप्शन दो, इवन क्या तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी हो। ये चीज सुन के जो चू जिहाओ था वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है एंड उससे भी ज्यादा गुस्सा चू युहानाओ को आया था क्योंकि ये तो ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से वाला बंदा था एंड ये पहले से ही काफी ज्यादा इरिटेट था। एंड अगले ही सेकंड के अंदर जो ग्रीन कपड़े वाला पर्सन था यानी कि चू युहानाओ वो चुटकी बजाता है एंड हमारे जो टीचर ओरिजिन होता है वो जगह भी पूरी तरीके से जल के खाक हो जाता है। एट द सेम टाइम जो क्विंगजिंग टावर था उसके आसपास पूरी तरीके से काले बादल छा जाते हैं एंड पूरी तरीके से अंधेरा सा हो गया था। वही वहां पे वो जो एक ओल्ड वुमेन थी वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर देती है, यानी कि उसने लू फेंग के ऊपर एक विल पावर अटैक किया था इससे लू फेंग का माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन क्योंकि जो लू फेंग की विल पावर थी वो ऑलरेडी 2nd लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, डिवाइन किंग लेवल के, एंड साथ ही साथ उसके पास लेजेंडरी विल पावर टेक्निक भी है, इसके कारण ऐसे छोटे मोटे हगू पगदू अटैक उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाते। वही वहां पे हम लोग को एक बूढ़ा आदमी भी देखने के लिए मिल सकता था। वही उस बूढ़े इंसान के हाथों के अंदर हम लोग को काफी सारी गोल्डन कलर की रिंग्स देखने के लिए मिल सकती थी। सडनली वो सारी की सारी रिंग्स उसके हाथों से गायब हो जाती है, साथ ही साथ वो आदमी भी गायब हो जाता है। सडनली वो गोल्डन रिंग अपीयर होती है एंड वो लू फेंग को पूरी तरीके से बांध देती है। टोटल मिला के 5 गोल्डन रिंग्स थी जिन्होंने लू फेंग को पूरी तरीके से बाइंड करके रखा था। साथ ही साथ इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर का सप्रेशन भी था। वही वो जो बूढ़ा था वो ये चीज देख के थोड़ा सा शॉक था कि जो लू फेंग है वो उसका ये गोल्डन हुप वाला अटैक क्यों डॉज नहीं कर पाया, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से बन चुका है, वो चाहे कुछ भी कर ले वो इस अटैक से नहीं बच सकता। साथ ही साथ इस वक्त जो लू फेंग था वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़े लार्ज फॉर्मेशन ट्रैप के अंदर फंस चुका था। आसमान के अंदर से काफी सारी काउंटलेस चेन्स भी हम लोग आते हुए देखने के लिए मिल सकती थी जो कि पूरी तरीके से लू फेंग को चारों तरफ से घेर लेती
होती है। ये सारा नजारा देखने के बाद जो चू जिहाओ होता है उसे लगता है कि लगभग वो जीत चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी लू फैंग को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। लू फैंग गोल्डन होप्स के अंदर भी अटका हुआ है, साथ ही साथ वो इस वक्त फॉर्मेशन के बीचों बीच है एंड चारों तरफ से उसे बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों ने भी घेर के रखा है। वही लू फैंग ये सारी चीजें देखने के बाद एक स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम यही सारे बच्चों वाले मेथड्स मेरे ऊपर इस्तेमाल करने वाले थे, तो अभी मेरा कमाल देखो। इसके तुरंत बाद जो लू फैंग होता है वो अपना फायर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करता है, यानी कि उसकी नई टेक्निक यिंग एंड यांग पार्टिकल्स वाली के थ्रू सडनली जो लू फैंग की पावर्स होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। लू फैंग तुरंत अपनी गैलेक्सी स्वॉर्ड लाइट का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू एक ही बारी के अंदर हम लोगों को 23,000 स्वॉर्ड्स की स्लैश देखने के लिए मिल सकती थी। ऐसे देखा जाए तो क्लोज कॉम्बैट के अंदर इतनी ज्यादा पावर एक ही बारी के अंदर यूज करना, इसके थ्रू लिटरली माइंड के ऊपर काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो लू फैंग का विल पावर है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। लू फैंग को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक ही बारी के अंदर वो सारी की सारी रिंग्स या फिर हुप्स जिसने लू फैंग को चारों तरफ से लपेट के रखा था वो एकदम से टूट जाती है। इसी के साथ साथ सारी की सारी चेन जो कि अर्थ एंड हेवन से आ रही थी, यानी कि आसमान से आ रही थी, उनमें से एक चेन भी लू फैंग को छू नहीं पा रही थी। अगर कोई चेन लू फैंग के क्लोज आ भी रही थी तो वो उसके कपड़ों को छूते ही पूरी तरीके से खत्म हो जा रही थी। ये चीज देख के चू युन हाओ और चू जी हाओ इन दोनों की फटके हजार हो जाती है। उनको भरोसा नहीं हो रहा था अपने आंखों के ऊपर। इवन थॉट वो जो 3 गेस्ट ऑफिशियल थे वो लोग भी इस वक्त पूरी तरीके से शॉक थे। वो जो बुढ़ा था वो तो एक अलग ही सदमे के अंदर जा चुका था, क्योंकि लू फैंग ने उसकी 5 गोल्डन होप्स को तोड़ दिया था। उसका एक सीक्रेट वेपन था जो उसने काफी ज्यादा मेहनत से खरीदा था एंड उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई पर्सन इसे तोड़ सकता है एक्चुअल में। जो चू जुहा होता है वो समझ जाता है कि उसने यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन बनाया था हेवन और अर्थ के चेन्स का, ये चेन्स इवन लू फैंग के कपड़ों को भी नहीं छू पा रही थी। उससे वो काफी ज्यादा अच्छी से सेंस कर पा रहा था लू फैंग के बॉडी से निकलने वाली पावरफुल ऑरा ऑफ फ्लक्चुएशन को। वो कहता है अगर हमने इसे छुआ तो हम मर जाएंगे, भागो जल्दी भागो। ये बंदा ये चौज रिलम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑलरेडी चौज रिलम ट्रांसेंड कर चुका है, यानी कि वो बॉर्डर लाइन जहाँ पे एक बंदा गॉड किंग लेवल एंड चौज रिलम के बीचों बीच होता है, उनमें से एक बंदा जो कि भागने की कोशिश करता है। बट क्योंकि जो लू फैंग था ऑलरेडी उसने पूरे के पूरे जिंगिंग बिल्डिंग के तरफ चारों तरफ से एक डोमेन क्रिएट कर दिया था, तो यहाँ से कोई भी इतने आसानी से नहीं भाग पा रहा। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिल्वर कलर का बॉल अपीयर हो गया था, यानी कि ये उसी तरीके का नेट जैसा बॉल था जो कि पिछले बार लू फैंग ने उस चौज रिलम के क्रीचर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। ये नेट दिखने में तो काफी पतले रेशमी धागों से बना हुआ था, लेकिन ये काफी ज्यादा मजबूत था। अगले सेकंड के अंदर जो लू फैंग होता है वो उस बंदे के साइड में अपीयर हो जाता है एंड कहता है, भाई तूने यहाँ पे आके गलती कर दी। अगले सेकंड के ऊपर उस बंदे के पाव के नीचे एक काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स अपीयर होता है। नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर वो जो बंदा था वो पूरी तरीके से राख के अंदर बदल जाता है। इवन उस बंदे को स्ट्रगल करने का मौका भी नहीं मिला था। एंड ये जो बंदा था इस बंदे का नाम था ग्रेट सिस डियानियो। चू जिहाओ था वो डेफिनेटली ये सारा का सारा तमाशा देख के थोड़ा सा शॉक में था, क्योंकि सबसे पहले लू फैंग ने 5 गोल्डन होप्स को इस तरीके से तोड़ दिया था जैसे कि वो उसके लिए कोई गाजर मूली हो। एंड उनका क्रिएट किया हुआ वो पावरफुल फॉर्मेशन जिसके अंदर से एक भी चैन लू फैंग को छू तक नहीं पाई। लू फैंग ने अभी एक चौज रिलम के वॉरियर को इस तरीके से मार दिया जैसे कि वो उसके लिए कुछ हो ही ना। ऐसे देखा जाए तो इन सभी लोगों के अंदर ये जो ग्रेट सिस डियानियो था ये इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था, बट स्टिल ये लिन यिन हाओ जितना पावरफुल था। डेफिनेटली इस बंदे के पास भी काफी सारी ऐसी एबिलिटीज थी जिसके थ्रू ये क्रूशियल से क्रूशियल मोमेंट के अंदर अपनी जान बचा सके, बट वो लू फैंग के सामने पूरी तरीके से हेल्पलेस था। वही नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो लू फैंग का हाथ होता है वो एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड वो उस बुढ़े को और उस औरत को पकड़ लेता है। जो लू फैंग था वो इन पांचों के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए लू फैंग ये भी जानता था कि ये जो 3 लोग हैं ये यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली इन लोगों के पास भागने के लिए काफी सारे तरीके हैं, इसलिए जो लू फैंग है सबसे पहले उसने इन 3 गेस्ट ऑफिशियल के साथ डील किया। सबसे पहले उसने टियान्यू ग्रेट सेज को मारा एंड नेक्स्ट मोमेंट के अंदर उसने अपने हाथों के अंदर उन बाकी 2 लोगों को पकड़ लिया। बचे हुए यहाँ पे बस 2 ही लोग थे जो कि चू जिहाओ और चू युन हाओ था। डेफिनेटली ये फर्स्ट क्लास के मार्किस थे, उनको मार पाना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो नजारा हम लोग को पहले दिखाया गया था, यानी कि लू फैंग ने उन 2 गेस्ट ऑफिशियल्स को पकड़ लिया था। एक्चुअल में उसने पकड़ा नहीं था, वो जस्ट पकड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जो औरत होती है तुरंत वहां से डिसअपियर होती है और वो चू जिहाओ के साइड में अपीयर हो जाती है। वो चू जिहाओ से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। ये जो औरत थी क्योंकि इसके पास काफी सारी स्पेशल टेक्निक्स थी, इसलिए वो यहाँ से भागने में पूरी तरीके से कामयाब रहती है। इवन जिस केज के अंदर लू फैंग ने इन सभी लोगों को ट्रैप करके रखा था उसने लू फैंग के उस केज के अंदर भी एक छोटा सा होल कर दिया था, की मदद से वो चू जिहाओ को यहाँ से लेके भाग चुकी थी। वो ज्यादा दूर तो नहीं गई थी, लेकिन वो हाउ मेंशन के पास खड़ी हो गई थी, जिसके बाद वो लू फैंग की तरफ देखती है, यानी कि क्योंकि जो लू फैंग था वो क्विंजिंग टावर के पास था एंड हाउ मेंशन एंड क्विंजिंग टावर के बीच में स्टिल काफी सारा डिस्टेंस है। वो ये जो औरत होती है वो चू जिहाओ से कहती है, माय लॉर्ड मुझे माफ करना, मैं बस एक ही आदमी को अपने साथ लेके जा सकती थी। वहां से लिटरली निकलने के लिए मुझे अपने सुपर एस्केप मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये मुझे काफी ज्यादा मेहनत से मिला था एशियन कंट्री ऑफ यांगफैंग से। एंड ये जो एस्केप मेथड है ये एक्चुअल में किसी की जिंदगी के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ये इस यूज करने वाले पर्सन को थोड़ा
थोड़ा सा वीक बना देता है। जो चूजुआ होता है वो क्विंगजिंग टावर की तरफ देखते हुए कहता है हमें तो जू क्विंगजिंग को थैंक्स कहना चाहिए, यानी कि वो बुड्ढा, अगर वो वहाँ पे नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग पाते। वो दूर से ही लू फैंग का वो मिल्की वे केज की तरफ देख रहा था। तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो लू फैंग के मिल्की वे केज के अंदर नहीं झांक पा रहा था। जो केज था वो पूरी तरीके से इनसाइड टू आउटसाइड पूरी तरीके से आइसोलेटेड था। उस चीज के अंदर से निकलना इतना ज्यादा मुश्किल था तो उसके अंदर झांकना इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। वही जो चूजुआ होता है वो तुरंत जू क्विंगजिंग से कांटेक्ट करता है एंड कहता है क्या वहाँ पे कोई तरीका है जिसके थ्रू हम चू युहानू को बचा सके। जो जू क्विंग था उसकी तो ऑलरेडी पूरी तरीके से फट चुकी थी। वो कहता है कि नो वे। वही वो औरत चू से कहती है कि ये जो लू फैंग है ये काफी ज्यादा फास्ट है, ना कि सिर्फ इसका ऑरा एंड इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बल्कि इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। इसने जिस पर्सन को पहले मारा है यानी कि ग्रेट सेज टियानियो, वो बंदा ऑलरेडी काफी ज्यादा फास्ट था क्योंकि वो वर्ल्ड के मेथड को इस्तेमाल करता है। उसके बाद भी वो अपनी जान को नहीं बचा पाया। अगर अभी मैं वहाँ पे जाती हूँ अपने कैजुअल एक्स के मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं वहाँ पे अपीयर होंगी मैं वैसे ही मारी जाऊंगी। किसी भी जो मेरी डिवाइन बॉडी है वो ब्रदर टियानियो से ज्यादा पावरफुल नहीं है। जब वो इस बंदे से नहीं बच पाया तो मेरी क्या ही औकात है। मेरे हिसाब से लॉर्ड लुए ऑलरेडी चॉज रिलम के ट्रांसेंड लेवल के ऊपर है एंड उनकी फिजिकल बॉडी जो कि पूरी तरीके से अनबीटेबल है। इवन वो इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक गॉड किंग लेवल के साथ भी फाइट कर सकता है। इस बंदे के साथ नहीं लड़ सकते। ये बंदा सही में काफी ज्यादा डरावना है। वही जो चीज यह होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो थोड़ा सा उदास सा चेहरा बना के कहता है मैंने लिटरली इमेजिन नहीं किया था कि हम पांचों में से हम दो ही सेफली यहाँ से निकल पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को डी चुयू देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो डी चुयू था वो भी एक फर्स्ट क्लास का मार्किस था। तो डेफिनेटली चुड्डू सिटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इन सारी चीजों के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। उसे पता चल चुका था कि जो लू फैंग है इस वक्त वो 5 चॉज रिलम के वॉरियर्स के साथ लड़ रहा है, जिसके अंदर चू युआनहाओ और चू जियाओ भी है जो कि फर्स्ट क्लास के मार्किस है। ये चीज देख के जो चूहू होता है उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है लू फैंग के लिए, लेकिन वो इस वक्त ये सोच रहा था कि मैंने तो ऑलरेडी ब्रदर लुए को बता दिया था कि उन्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना है एंड उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना। तो वो इस मुसीबत के अंदर कैसे पड़ गए। डी चू होता है उसे काफी ज्यादा एंजाइटी सी होने लग जाती है। वो तुरंत मार्किस मेंशन के पास में आ जाता है एंड दूर खड़े वो उस टावर के ऊपर देखता है यानी कि जिंजिंग टावर देखता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिल्वर कलर का केज था। इस केज को देख के वो थोड़ा सा शॉक था कि सेम इसी तरीके का मुंह उसने कुछ हुआंग सिटी के अंदर भी देखा था। क्योंकि ये सारे जो केज है या फिर जो लू फैंग की स्वॉर्ड अटैक टेक्निक्स है वो सारी की सारी चीजें मिल्की वे से ही बनती है। मिल्की वे लू फैंग ने उन पानी के बूंदों को नाम दिया है जो कि लगभग इस वक्त एक थ्रेड के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इस वक्त जो चूहू था उसे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये लू फैंग कर क्या रहा है। उसे तो वहां से भागना चाहिए बल्कि उसने वहां पे अपना डोमेन क्रिएट करके रखा है एंड एक केज के अंदर अपने साथ साथ बाकी सभी लोगों को बंद रखा है। लू फैंग सच्ची में अकेला उन सब लोगों से लड़ना चाहता है एंड वो नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी उससे बच के भाग पाए। ये सब चीजें लिटरली सोचने में भी काफी अजीब सी लग रही थी इस बंदे को। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा जरूर कुछ ना कुछ गलत सोच रहा है क्योंकि एक बंदे के साथ 5 बंदे वो भी आमने सामने कैसे भिड़ सकते हैं। लेकिन आखिरकार जो चूहू था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था एंड वो उस सिल्वर लाइट केज के आर पार भी नहीं देख पा रहा था। मोमेंट तक जितने भी सारी के सारी मेजर फोर्सेस थे चू कैपिटल के अंदर उन सभी लोगों को ये न्यूज मिल चुकी थी। लू फैंग है उसकी फाइट चू युआनहाओ और चू युहाओ से हुई है एंड ये दोनों के दोनों फर्स्ट क्लास के मार्किस है एंड साथ ही साथ इनके 3 गेस्ट ऑफिशियल भी है। इस फाइट के बारे में क्लियर रिकॉर्ड्स अभी तक कहीं पे भी मेंशन नहीं किए गए थे। सारे के सारे रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो रिजल्ट ये आने वाला था कि जो लू फैंग है वो पेला जाएगा बहुत बुरी तरीके से या फिर वो मारा जाएगा क्योंकि आफ्टर ऑल एक अकेला आदमी 5 लोगों से कैसे भिड़ सकता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को चू कैपिटल के अंदर ही टियानियो ग्रेट सेज टावर देखने के लिए मिलता है। टावर के अंदर सडनली हम लोग को एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि ग्रीन कलर के कपड़ों के अंदर यहाँ पे धीरे धीरे करके अपीयर हो रहा था एंड ये बंदा और कोई नहीं है टियानियो ग्रेट सेज ही था जिसको अभी लू फैंग ने मारा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि किसी भी चॉज रिलम के वॉरियर को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। उनके पास काफी सारे लाइफ सेविंग मेथड होते हैं एंड अगर वो मर भी जाते हैं तो वापिस से वो रिकॉग्नेट कर जाता है। लू फैंग के पास भी काफी सारे मेथड्स है। किसी भी चॉज रिलम के वॉरियर को पूरी तरीके से मारना ये लगभग काफी ज्यादा मुश्किल है। बस नुकसान इतना होता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं एंड साथ ही साथ उनके सारे के सारे ट्रेजर्स वो सारे के सारे वही रह जाता है, यानी कि इस बंदे के सारे ट्रेजर्स वो लू फैंग के पास होंगे। ये बंदा अपने आप से कहता है कि उसकी जो असली ओरिजिनल बॉडी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। इसके अंदर वो ऑलरेडी चॉज रिलम के पीक लेवल की पावर को शो कर पाता था एंड साथ ही साथ उसके वेपन्स और उसके ट्रेजर्स जिनकी उसको काफी ज्यादा चिंता थी, जिसको उसने काफी ज्यादा पेन्सटेकनली गैदर किया था, वो सारे के सारे उसकी ओरिजिनल बॉडी के साथ वही रह गए। उन वेपन्स के बिना वो अपनी फुल पोटेंशियल तक बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। इस वक्त इस बंदे के पास बस कुछ गिने चुने रिसोर्सेज बचे थे जो कि उसने अपनी केव के अंदर बचा के रखे थे। वही टियानियो कहता है फॉर्चुनेटली मैं एक गेस्ट ऑफिशियल हूँ एंड मेरे पास जी यान के सारे क्रेडिट्स है जिनको एक्सचेंज करके मैं रिसोर्सेज ले सकता हूँ जो कि मैं अपने ऊपर यूटिलाइज कर सकता हूँ। साथ ही साथ इस बंदे के पास 3 मेजर फॉर्मेशन थी जिनकी कीमत लगभग 30 बिलियन यूनिवर्स सैंड के आसपास थी, बट वो सारी की सारी भी खत्म हो गई। उन्हीं फॉर्मेशन की मदद से ये हेवन और अर्थ को कंट्रोल कर रहा था एंड वहाँ पे वो सारी की सारी
चेंज वगैरह लाई थी। करंट सिचुएशन के हिसाब से बात की जाए तो करंट सिचुएशन के हिसाब से पहले मेरी ताकत लगभग 2 गुना थी, बट उसके बाद भी जो मेरा फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से लॉर्ड लूओ के सामने एक मजाक हो गया। मुझे लगता है इस बार मैंने सही में काफी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ये सारी चीजें ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली। इसके बाद ये बंदा अपने केव के बाहर आता है एंड दूर क्विंगजिंग टावर की तरफ देखता है, जहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा सा सिल्वर कलर का केज देखने के लिए मिल सकता था। हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि लू फैंग का ये जो बड़ा सा सिल्वर कलर का केज था, इसके अंदर साथ ही साथ और भी काफी सारे लोग ट्रैप हो चुके थे कि उसने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर मिलियंस ऑफ एरिया को कवर कर लिया था। इस एरिया के अंदर जितने भी मर्चेंट, जितने भी सर्वेंट्स या फिर जितने भी लोग रहते थे, वो सारे लोग भी इसी फॉर्मेशन के अंदर थे। अल्टॉट जो 1000 स्टार टावर था उसने अपना फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण ये सारे के सारे लोग चू सिटी की पावर को मोबिलाइज करते हुए वहाँ पे एक अलग डोमेन बना के रह रहे थे। मतलब एक तरीके से जो लू फैंग का सिल्वर केज था, भले ही वो उसके अंदर हो, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थे। स्टिल वो देख सकते थे कि उनके अंदर काफी ज्यादा घमासान युद्ध हो रहा है। कोई भी चौजरिलम के पीक का मास्टर आराम से इस 1000 स्टार टावर के फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके। लू फैंग इस वक्त जो पावर शो कर रहा है वो तो एकदम मतलब चौज लेवल के ट्रांजेंट लेवल की पावर दिख रही है। इसलिए यहाँ पे काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि इन सब बकचोदियों के कारण कहीं ये लोग ना पे ले जाए। नीले हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, वही उसके सामने वो बुढ़ा भी खड़ा था जिसके पास गोल्डन कलर के हुप्स थे यानी कि रिंग्स। वो लू फैंग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है एंड कहता है माफ करना, मैं काफी ज्यादा बड़ा वाला पागल था कि मैंने आपको परेशान किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी रियल बॉडी को छोड़ दो प्लीज। मैं आपको बदले में 10 बिलियन कॉस्मिक सैंड देने के लिए तैयार हूँ एज ए कंपनसेशन। इसी के साथ सडनली वो जो बुढ़ा होता है वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। ऑफ कोर्स ये जो बुढ़ा था, इस बुढ़े के पास भी इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी। लू फैंग इस बुढ़े को गायब होते हुए देखता है एंड मनी मन कहता है डेफिनेटली इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो बंदा था ये इन्फिनाइट ओरिजिन ऑफ डाओ को कॉम्प्रहेंड कर रहा था एंड उसके वो जो गोल्डन हुप्स थे वो लिटरली कमाल के थे। वो अपने एनिमीज को उन गोल्डन हुप्स यानी कि रिंग्स के अंदर फंसा के पूरी तरीके से डिफेंसलेस बना सकता है एंड उसके बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके आराम से उसका खेल खत्म कर सकता है। साथ ही साथ इसी जो एबिलिटी है यहाँ से भागने की वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर सेम पावर लेवल के ऊपर देखा जाए तो ये जो बंदा था यानी कि ये बुढ़ा, ये मार्क्विस लिलियन हाउस से काफी ज्यादा पावरफुल था। के बाद फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये जो बुढ़ा होता है ये भी जैसे तैसे करके लू फैंग के उस केज को ब्रेक कर देता है एंड यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने सिल्वर लाइट के केज को पूरी तरीके से गायब कर देता है कि आफ्टर ऑल उसके इस केज के कारण काफी सारे और लोग भी परेशानी के अंदर आ चुके थे। देखा जाए तो लू फैंग के इस केज को एस्केप करने के लिए काफी ज्यादा कम मेथड्स है, जिसके अंदर से एक कर्मा एस्केप भी है। उस बुढ़े ने कर्मा एस्केप का इस्तेमाल किया था, वरना वो बुढ़ा लू फैंग के इस केज को कभी भी एस्केप नहीं कर सकता था। वही कुछ ही सेकंड्स के अंदर लू फैंग ने यहाँ पे जो भी लूटपाट वगैरह मचाई थी यानी कि जितने भी लोगों को मारा था उनका जितना भी ट्रेजर्स वगैरह बचा था वो सारा लू फैंग कलेक्ट कर लेता है अपने स्टार टावर में फेंक देता है। ये जो बुढ़ा था जो कि यहाँ से भागा था, इस बुढ़े की आवाज का एको हम लोग को अभी भी सुनाई दे रहा था। बट तभी अचानक से लू फैंग कहता है तुम लोगों ने पहले मेरे ऊपर अटैक किया एंड अभी तुम लोगों को सही में लगता है कि तुम अपनी रियल बॉडी को बस 10 बिलियन कॉस्मिक सैंड देके बचा पाओगे। इसके बाद लू फैंग एक डेविल वाली स्माइल देता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है। अगले सेकंड काउंटलेस गैलेक्सी स्वॉर्ड हम लोग को अपीयर होते हुए देखने के लिए मिल सकती थी, लगभग 20,000 गैलेक्सी स्वॉर्ड्स की लाइट, जिसे दोस्त और दुश्मन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं पता था। अगले ही सेकंड वो पूरी तरीके से चारों तरफ अपना अटैक कर देता है, अंधाधुन अटैक। इस अटैक से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। हम लोग को वो बुढ़ा देखने के लिए मिलता है जिसने जैसे तैसे करके लू फैंग के केज को ब्रेक ही किया था, लेकिन लू फैंग की वो सारी की सारी गैलेक्सी लाइट स्वॉर्ड लाइट वो उसके बॉडी के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाती है एंड वो समझ चुका था कि उसका अंत नजदीक आ चुका है एंड डेफिनेटली इस अटैक को तो वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता था। इसी के साथ फाइनली इस बुढ़े का भी काम तमाम हो जाता है। वही वहाँ पे हम लोग को एक लास्ट पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि चू योन हाओ। ये इनमें से सबसे ज्यादा गुस्से वाला बंदा था, लेकिन इस वक्त इसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी लू फैंग के लास्ट अटैक के कारण। बस इसने अपने सीक्रेट ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया था जिसके कारण जैसे तैसे करके वो अभी तक यहाँ पे टिक पाया था। इसे तो नॉर्मली ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, बट इस वक्त ये अपनी औकात के अंदर आ चुका था। इसके सर के बाल भी उड़ चुके थे, यानी कि लू फैंग ने अभी जो स्वॉर्ड लाइट अटैक किया था उसके कारण उसके बाल सारे के सारे कट चुके थे एंड उसकी स्किन वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। उसकी बस हम लोगों को ब्लैक कलर की स्किन देखने के लिए मिल सकती थी, यानी कि एक तरीके से लू फैंग ने इस बंदे का भी कुत्ता बना के रखा था। चू यानाओ लू फैंग से कहता है कि तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। फैंग चू यानाओ की तरफ देखते हुए कहता है मुझे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम काफी ज्यादा वायलेंट किस्म के इंसान हो और काफी ज्यादा गुस्से वाले बंदे हो। उसके बाद भी तुमने मेरे सामने काफी अच्छी तरीके से बिहेव किया। तुम जैसे बंदे ने लिटरली अपनी हार एक्सेप्ट की। क्या तुम्हें सही में पता है कि हार किस तरीके से एक्सेप्ट की जाती है? चीज सुनते ही जो चू यानाओ था उसे एकदम से काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ऑलरेडी इसके रगों के अंदर ठंडर क्लैन का खून बह रहा था। जब इस बंदे को ऑलरेडी पता है कि ये हार मान चुका है एंड उसके बाद भी सामने वाला बंदा इसे तो ये इतनी आसान मौत तो नहीं मरने वाला था, डेफिनेटली मरते दम तक लू फैंग से फाइट करता। ये बंदा गुस्से में लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है
क्या तुम सही में यही चाहते हो कि मैं यहाँ से ना जाऊँ? लू फेंग कहता है कि तुमने मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे रिलेटिव्स के ऊपर अटैक किया एंड अभी तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम्हें डेफिनेटली वो प्राइस पे करनी पड़ेगी इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ। बाद सडनली जो लू फेंग का हाथ होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड वो चू युआनहाओ को पकड़ने लग जाता है। जो चू युआनहाओ था वो भी लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है देन कम ऑन, अगर उसके पास कोई भागने का रास्ता नहीं है तो डेफिनेटली वो फाइट करेगा। अगले ही सेकंड के अंदर इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी उसके अंदर हम लोगों को थंडरस ऑरा देखने के लिए मिल सकता था। इसके आंखों के अंदर भी एक बिजली की चमक देखने के लिए मिल सकती थी। एक तरीके से ये बंदा थॉर बन चुका था। इस बंदे के दोनों हाथों के अंदर हम लोग को 2 ब्लैक स्टिक्स देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक परफॉर्म करता है, लेकिन जो लू फेंग का ह्यूज पाम था उसने उन ब्लैक स्टिक्स को रोक लिया था। सेम टाइम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था लू फेंग का ये जो बड़ा सा हाथ था जो कि उसने अभी अपनी बड़ा किया था, उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड आता है जो कि पूरी तरीके से उन 2 बड़ी बड़ी डांडियों को यानी कि ब्लैक स्टिक्स को कवर कर लेता है एंड साथ ही साथ वो चू युआनहाओ को भी कवर करने लग जाता है। एंड जैसे ही जो मार की चू युआनहाओ होता है वो देखता है कि उसकी जो ब्लैक कलर की स्टिक्स है उसके ऊपर कोई तो भी लिक्विड आ रहा है, वो तुरंत अपनी उन स्टिक्स को फेंक देता है, तुरंत अपनी जान बचा के पीछे की तरफ भागता है। मनीमन सोच रहा था कि उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत इस्तेमाल की थी अपने उन स्पेशल वेपन के साथ, बट उसके बाद भी वो लू फेंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया एंड एट द एंड उसका वो जो स्पेशल ट्रेजर यानी कि उसके वो 2 डंडे वो भी लू फेंग ने ले लिए उससे। वो साफ साफ एक बहुत बड़ा पावर गैप फील कर सकता था लू फेंग के बीच में और अपने बीच में। जो लू फेंग था वो उस बंदे की तरफ देख रहा था जो कि पूरी तरीके से एक लाइट की बिजली के अंदर कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो लू फेंग होता है वो पूरी तरीके से एक ब्लैक कलर के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड उसने आसपास जो अपना डोमेन क्रिएट किया था लगभग उसका पूरा का पूरा डोमेन इस ब्लैक कलर के लिक्विड के अंदर भर चुका था। कुछ ही सेकंड्स के बाद ये जो बंदा था यानी कि चू युआनहाओ ये भी पूरी तरीके से उस ब्लैक लिक्विड के अंदर रैप आउट होने लग गया था, यानी कि एक तरीके से डूब चुका था। इस बंदे को इस तरीके से ट्रैप होते हुए देख लू फेंग को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अचानक से लू फेंग को काफी ज्यादा टेरिफाइंग और फील होता है एंड जो लू फेंग का लिक्विड था वो चारों तरफ उड़ता है एंड वो जो बंदा है वो अचानक से ऊपर की साइड आता है एंड इस वक्त वो जो बंदा था वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। ये चीज देख के इवन लू फेंग भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। लेकिन तभी जो लू फेंग होता है वो अचानक से अपने हाथों को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है एंड इस वक्त उसने 4 ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वो एक काफी ज्यादा पावरफुल लपेट इस बंदे को खींच के लगाता है। तो लू फेंग के हाथ का साइज काफी ज्यादा बड़ा था एंड ये जो बंदा था जो चू युआनहाओ ये ऑलरेडी लू फेंग के उस ब्लैक लिक्विड के अंदर अभी भी लगभग फंसा हुआ था एंड लू फेंग के इस झापड़ से इस बंदे की चीथड़े उड़ चुके थे कि चारों तरफ हम लोगों को इसके बॉडी के पीसेस देखने के लिए मिल सकते थे। भले इसके बॉडी के पूरी तरीके से चीथड़े उड़ चुके थे, लेकिन इसके बॉडी के जो चीथड़े थे इसके अंदर भी हम लोग को एंडलेस वाइटिलिटी देखने के लिए मिल सकती थी। लू फेंग उन चीथड़ों की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है अल्थॉट उसने इस बंदे की चीथड़े कर दिए, स्टिल उसके इन चीथड़ों के अंदर भी ज्यादा डिवाइन पावर खत्म नहीं हुई है। फेंग मनी मन सोचता है वैसे भी मैंने सुना था कि जो लोग पीक ऑफ चौज रिलम के अंदर पहुंच जाते हैं उनकी फिजिकल बॉडी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होती है। टॉट वो बाकी के कामों के अंदर थोड़े बहुत कमजोर हो सकता है, लेकिन उनकी फिजिकल बॉडी वो काफी ज्यादा टॉट होती है। इवन जो ऑर्डिनरी गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं उन्हें भी एक पीक चौज रिलम के वॉरियर को मारने के लिए धीरे धीरे करके उसके बॉडी को खत्म करना पड़ता है। लू फेंग कुछ सोचता है जिसके बाद वो अपना एक अगला अटैक कर देता है। इसी के साथ पहले जो हम लोगों को लू फेंग का एक पाम नजर आ रहा था वही दूसरे साइड दूसरा पाम भी अपर हो जाता है एंड ये ताली वाली पोजीशन के अंदर लू फेंग इसके ये जो चीथड़े थे बॉडी के उसको ऐसे पीट पीट के तरीके से उसका मिल्क शेक बना देता है एंड इस वक्त ये बन चुका था थंडर लिक्विड शेक। लू फेंग लिटरली इसके बॉडी को मार के सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी लू फेंग काफी ज्यादा शॉक था। इवन इस बंदे को इतना ज्यादा मारने के बाद भी ये बंदा भले ही पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो चुका था मार खा के, स्टिल इसके अंदर वाइटिलिटी देखने के लिए मिल सकती थी। इसकी वाइटिलिटी धीरे धीरे करके रिकवर भी हो रही थी एंड ये चीज देख के लू फेंग पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। इसकी पावर देख के लू फेंग समझ चुका था अगर इसे थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए तो डेफिनेटली ये चौज रिलम के ट्रांसेंड लेवल तक आराम से पहुंच सकता है। इसी कारण डेफिनेटली लू फेंग के लिए एक सर दर्द भी बन चुका था। लू फेंग इस बंदे को मार तो नहीं सकता था, लेकिन फिर वो मनी मन सोचता है एटलीस्ट उसने इस बंदे की सीक्रेट वेपन्स ले लिए। इस वक्त जो लू फेंग था वो फिर भी थोड़ा बहुत खुश था क्योंकि उसके पास 3 चौज रिलम के पीक लेवल के वॉरियर्स के वेपन्स थे एंड जो चू युआनहाओ की वो जो 2 डंडे थे यानी कि वो 2 स्टिक्स वो तो गॉड किंग लेवल का वेपन था एंड उस वेपन को देख के लू फेंग काफी खुश था। तो मनी मन कहता है आफ्टर ऑल ये बंदा सही में वर्दी है एक फर्स्ट क्लास मार्किस कहलाने का। वही हम लोगों को बताया जाता है कि पूरी की पूरा एंटायर चू कैपिटल के अंदर बस 3 लोग थे जिन्होंने इस बैटल को देख पाए सिल्वर केज के अंदर। उन लोगों ने साफ साफ अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से लू फेंग ने अपने हाथों के अंदर चू युआनहाओ जो कि एक टॉप क्लास का मार्किस है उसे मार के लिटरली उसका लिक्विड बना दिया, उसका जूस बना दिया। चू युआनहाओ ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, ये 8 थंडर मेथड्स का इस्तेमाल करता था। इस बंदे के पास जो ब्लड लाइन थी वो थी हुन युन ब्लड लाइन, क्योंकि डेफिनेटली एक एशियन ब्लड लाइन है।
एंड ये थंडर बीस्ट गॉड बनने के बस एक कदम दूर था। एंड लिटरली लू फैंग ने इसके जैसे इतनी ज्यादा टॉट बॉडी का ये हाल कर दिया था। ये चीज लिटरली किसी के लिए भी भरोसा करने के लिए काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी। ये सारी की सारी बातें एक्चुअल में एक लड़की कर रही थी जिसकी आइडेंटिटी के बारे में हमें अभी नहीं बताया गया। वो कहती है कि लू फैंग इस बंदे की जो फिजिकल बॉडी है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इवन इसकी जो बॉडी है वो मेरे से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरी बॉडी का इसके साथ कंपेयर किया जाए तो वो बस बड़ी मुश्किल से 2 से 3% के आसपास होगी, बट इसकी बाकी की टेक्निक्स वो काफी ज्यादा रफ थी। मे बी जब इसे कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर मिलेगा तो डेफिनेटली ये पिटा जाएगा। इसी के साथ हम लोगों को बताया जाता है कि जो एम्परर था वो भी लू फैंग को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे के अंदर देख रहा था। जो फैमिली का एम्परर था उसके लिए डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा अच्छी चीज थी कि उनके सिटी के अंदर एक और चौथ रिलम का ट्रांसजेंड लेवल का वॉरियर होगा जो उनके एम्परर चू लीनिएज को आगे बढ़ाएगा। जो एम्परर थे वो लू फैंग की बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि जो लू फैंग की बॉडी है उसके अंदर कुछ कुछ चॉज लेयर के क्रिएचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब ये बंदा एक गेस्ट ऑफिशियल बना था तो इसने रिसेस हॉल के अंदर से फर्स्ट कैलेमिनिटी ऑफ 8 ट्रिब्यूलेशन लाइफ ली थी। साथ ही साथ जो चूह था उसने भी इसकी मदद की थी चौथ रिलम के क्रिएचर का बॉडी मटेरियल ढूंढने में, यानी कि गोल्डन फेदर डिवाइन बर्ड का। ऑफकोर्स का ये जो बंदा था ये चू लीनिएज का एम्परर था एंड पूरे चू लीनिएज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके आंखों के सामने से कुछ भी नहीं छुप सकता। इसे हर एक छोटी छोटी चीज का अंदाजा है कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे तो इस बंदे को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, बट लू फैंग को इस तरीके से देख के डेफिनेटली इस बंदे के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी थी लू फैंग के बारे में और जानने की। आफ्टर ऑल उसने पूरे के पूरे एशियन कंट्री ऑफ यांग फैंग के अंदर कभी भी ऐसा नहीं सुना था कोई बंदा जो कि अपनी बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए चौथ रिलम ट्रांसजेंड कर पाए। यानी कि अगर दूसरे शब्दों के अंदर देखा जाए तो ये लू फैंग की खुद की बॉडी रिफाइनिंग मेथड थी। इसलिए जो एम्परर था वो लू फैंग के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था कि उसके विजन के हिसाब से उसे काफी अच्छी तरीके से पता था कि किसी भी पर्सन को अगर चौथ रिलम ट्रांसजेंड लेवल के ऊपर पहुंचना होता है तो उसे डेफिनेटली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के कुछ स्पेशल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि हुआन एनर्जी को प्रैक्टिस करना या फिर हुआन मटेरियल्स को कॉम्प्रहेंड करना। इन्हीं की मदद से कोई बंदा चौथ रिलम लेवल के ऊपर होकर चौथ रिलम ट्रांसजेंड लेवल को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इस तरीके से किसी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करना जिसके मदद से तुम डायरेक्टली चौथ रिलम ट्रांसजेंड जितनी पावर जनरेट कर पाओ, ये लिटरली काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल को दर्शाता है। इस वक्त जो एम्परर थे वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि जो चूजू था लिटरली काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे को अपना गेस्ट ऑफिशियल बना के ढूंढ लाया था। इस वक्त जो चू लीनिएज का एम्परर था उसका लू फैंग के ऊपर अटेंशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था ना इवन वो फर्स्ट क्लास के मार्किसेस के ऊपर भी नहीं देता। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एम्परर है ये ऑलरेडी काफी ज्यादा संकी किस्म का इंसान है। कमजोर लोगों को तो उसने एक अलग ही दुनिया के अंदर फेंक के रखा है जो कि वहाँ पे अपनी पूरी लाइफ टाइम कल्टीवेशन वगैरह करते रहते जैसे तैसे करके अगर वो ट्रू गॉड लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी उनको काफी सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। एंड फाइनली जब वो इटरनल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर आता है तब जाके उनको मेन कंट्री के अंदर लाया जाता है, यानी कि यांग फैंग कंट्री के अंदर। वरना इनके लिए एक छोटी सी वर्चुअल दुनिया बनाई गई है जिसके अंदर ये लोग पैदा होते हैं, उसी के अंदर लाइफ टाइम रहते हैं एंड उसी के अंदर मर जाते हैं। रही बात फर्स्ट क्लास की मार्किसेस की, तो ये सारे के सारे रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड क्योंकि इन सभी लोगों के रगों के अंदर रॉयल फैमिली का खून बहता है तो डेफिनेटली ये थोड़े बहुत पावरफुल होता है, इसलिए एम्परर इन लोगों को कल्टीवेट करता है। लेकिन जो लू फैंग है वो डेफिनेटली इन सभी लोगों से ज्यादा स्पेशल है क्योंकि लू फैंग ने चॉज मिरर ट्रांसजेंड सीक्रेट मेथड क्रिएट कर लिया है, वो भी खुद से। एंड फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली जो लू फैंग है जब वो गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचेगा तो डेफिनेटली वो एम्परर का एक कंपेनियन बन सकता है। इवन देखा जाए तो ये एक एम्परर लेवल के ऊपर है एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल है, बट उसके बाद भी इस बंदे की भी जिंदगी के अंदर काफी सारी दिक्कत है। हमें बताया जाता है कि यांग फैंग एशियन कंट्री जो कि दिखने में भले ही कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा माइटी क्यों ना हो, बट एट द एंड ये भी डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। कि यांग फैंग एशियन कंट्री जैसा इतना ज्यादा पावरफुल कंट्री, इस कंट्री के ऊपर भी कोई आफत आ रही है। लिटरली इस चीज के बाद आप सोच ही सकते हो कि इस दुनिया के अंदर लिटरली कितनी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस बिलोंग करती है। तो यांग फैंग एशियन कंट्री जैसे बड़े कंट्री को भी एक तरीके से डार्कनेस के अंदर खींच सकती है। एंड इसलिए इस बंदे ने डिसाइड कर लिया था कि ये लू फैंग के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगा। लू फैंग कहाँ से है, कहाँ से आया, एंड अगर वहाँ पे अगर उसे कोई भी दिक्कत नहीं दिखी तो वो डेफिनेटली लू फैंग को अपना कंपेनियन बनाने की कोशिश करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो लू फैंग को अपने साइड लेने की कोशिश करेगा। कि अभी वो टाइम दूर नहीं था जब लू फैंग इस बंदे के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। वही हम लोगों को चूहू देखने के लिए मिलता है जो कि मार्किस मेंशन के ऊपर ही था। वो क्विंगजिंग टावर की तरफ देख रहा था, वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट सा हो रहा था। लेकिन सडनली उसे देखने के लिए मिलता है क्विंगजिंग टावर के ऊपर जितने भी केज, जितने भी डोमेन वगैरह, जितना भी कुछ बना था वो सारी की सारी चीजें एकदम से गायब हो चुकी थी। वहां पे हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिल सकता था। वही लू फैंग के एक हाथों के अंदर एक मीट का बॉल था। मतलब आप सोच सकते हो वो मीट का बॉल वो चू युहाना हुआ है।
तो लू फैंग ने उसे पीट पीट के उसका मिल्क शेक बना दिया एंड अभी लू फैंग ने उसका थोड़ा बहुत शेप वेप चेंज करके उसका एक बॉल बना दिया। अब एक जिंदा इंसान को मार मार के पहले उसका जूस बनाया एंड फिर उसका बॉल बना दिया एंड इस बॉल के अंदर से ठंडर एनर्जी बाहर आ रही थी एंड लू फैंग उस बॉल को कैजुअली हवा के अंदर ऐसे उछाल रहा था। सीन को देख के जो डी चू था उसकी दिल की धड़कनें एकदम जोर से धड़कने लग जाती, लेकिन फिर भी उसे अच्छा फील हो रहा था। उसके जितने भी एनिमीज थे वो सारे के सारे गायब है, उनमें से एक भी वहां पे नहीं दिख रहा, वहां पे बस लू फैंग है एंड जो लू फैंग के हाथों के अंदर जो मीट का बॉल है वो एक्चुअल में चू युआन है। वही हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि बड़बड़ा रहा होता है, ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी पनिशमेंट थी, अगर अगली बार तुमने मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की मैं डेफिनेटली तुम्हें इससे भी ज्यादा मारूंगा, इससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। एंड इसके बाद जो लू फैंग होता है वो इस मीट के बॉल को दूर फेंक देता है एंड जैसे ही लू फैंग ने उस मीट के बॉल को दूर फेंक दिया था वो मीट का हालत थी वो काफी ज्यादा बेकार हो चुकी थी। लिटरली ये बंदा पहचान में भी नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल ये बंदा थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। लिटरली भरोसा नहीं आ रहा था कि कुछ ही टाइम पहले उसे लिटरली इतना मारा गया कि पहले वो कीचड़ के अंदर कन्वर्ट हो गया एंड फिर कीचड़ से लिटरली उसका जूस बना दिया एंड जूस बनाने के बाद वापिस से उसे पीट पीट के एक बॉल बनाया गया एंड दूर फेंक दिया गया। ऐसा फील हो रहा था कि वो एक एंडलेस ट्रैप के अंदर से बाहर आया है, जैसे कि वो एक सपना देख रहा हो, एक बहुत बुरा सपना, एंड उसने फाइनली अपनी आजादी पा ली लू फैंग के हाथों से निकलने के बाद। ये बंदा अपने टूटे हुए मुंह के साथ लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है भाई तेरे को क्या सही में ये एक छोटी सी पनिशमेंट लगती है। के बाद इस बंदे के अंदर इतना गुर्दा बचा नहीं था कि ये कुछ और कह सके, ये तुरंत पीछे मुड़ता है यहाँ से भग जाता है। भाई लू फैंग अपने आसपास कुछ लोगों को देख सकता था जो कि उसको ग्रीट कर रहे थे, यानी कि वो उसके इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे, वो दूर थे, यानी कि जैसे कि वो किंग्स टावर के अंदर थे। जब से ये लू फैंग के डोमेन के अंदर थे इतने टाइम से इन गरीब लोगों की जिंदगी अभी लू फैंग के हाथों के अंदर थी, लेकिन लू फैंग ने अभी हेवन और अर्थ से सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को यहाँ पे डी चूयू देखने के लिए मिलता है, लू फैंग को ग्रीट करता है। डी चूयू तुरंत लू फैंग से पूछता है कि क्या अभी क्या हुआ था, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि जो चू युहान और चू जिहाव है उन दोनों ने मिलके एंड साथ ही साथ 3 गेस्ट ऑफिशियल ने मिलके तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। लू फैंग कहता है कि उन्होंने यान जाओ के ऊपर अटैक किया था जो कि उसके काफी ज्यादा क्लोज है एंड उसके बाद उसको बंदी बना के उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया। मेरे अपनों के ऊपर कोई हाथ डाले तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड डेफिनेटली मुझे उन सभी लोगों को पनिश तो करना ही था। डी चूयू के ये सारी की सारी बातें सर के ऊपर जा रही थी। जो लू फैंग था वो फर्स्ट क्लास के मार्किसेस को पनिशमेंट देने की बात कर रहा था, वो भी दो फर्स्ट क्लास के मार्किस एंड उनके साथ 3 पीक लेवल के चौधरीलम के वॉरियर्स। पे लिटरली 1 अगेंस्ट 5 हुआ था, लेकिन फिर भी लू फैंग सामने वाले पार्टी को फिनिश करने की बात कर रहा था। तो यूहू कुछ भी नहीं कहता एंड वो कहता है ब्रदर लूए चलो आपकी केव में चलते हैं एंड वहां पे जाके बातें करते हैं। इस वक्त जो डी चूयू था उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी के बाद डी चूयू एंड लू फैंग ये दोनों के दोनों लू फैंग के केव में निकल जाता है। इवन लू फैंग के केव के अंदर पहुंचने के बाद जो चूयू था वो काफी ज्यादा शॉक था। देखा जाए तो जो चूयू था वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था स्पेस एंड टाइम सेपरेशन के अंदर। लू फैंग ने लिटरली इस बंदे को 2 ही कदमों के अंदर अपने केव के अंदर पहुंचा दिया था। फैंग के केव के अंदर पहुंचने के बाद जो डी चूयू होता है वो इमीडिएटली लू फैंग से पूछता है कि तुम पूरी तरीके से एक डिसएडवांटेज के अंदर थे, इधर 5v1 मैच हो रहा था, यानी कि सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच चल रहा था, तुमने उन लोगों को कैसे पनिश किया? लू फैंग कहता है कि उनमें से एक गेस्ट ऑफिशियल था जिसके पास काफी ज्यादा पावरफुल कॉज एंड इफेक्ट एस्केप मेथड था, यानी कि वो औरत वो चू जिहाओ को वहां से लेके निकल चुकी थी। लू फैंग ने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। के बाद लू फैंग ने उन बाकी 3 लोगों की तोड़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने उन 2 गेस्ट ऑफिशियल को मार दिया, उनकी ट्रू बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसके सारे के सारे ट्रेजर्स ले लिए एंड लास्ट में उसने चू युआनाओ जो कि फर्स्ट क्लास का मार्किस है उसको मार के उसका जूस बना दिया एंड साथ ही साथ उसके गॉड किंग लेवल के वेपन्स भी ले लिए। कुछ इस तरीके से उसने उन लोगों को पनिश किया। लू फैंग था उसने कोई भी चीज नहीं छुपाई थी, उसने सारी की सारी चीजें क्लियर डी चूयू को बता दी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे डी चूयू की भी मदद की जरूरत थी कि ये सारे वॉर के अंदर जो भी मतलब उसको सामान मिला है, जो भी ट्रेजर्स मिला है, इस सारी ट्रेजर्स को वो बेच सके अच्छी जगह पे। ये सब चीजें सुनने के बाद जो डी चूयू था लिटरली उसका सर घूम रहा था। अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ था, लेकिन अभी उसे सारी की सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पे क्लियरली सोलो वर्सेस स्क्वाड हुआ था। इसके अंदर एक तरफा लू फैंग ने इन सभी लोगों को पेल दिया। बड़ी मुश्किल से 2 लोग अपने कॉज एंड इफेक्ट एस्केप मेथड से यहाँ से भाग पाए। जिसके बाद जो डी चूयू होता है वो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर लू फैंग से पूछता है कि ब्रदर लू है अभी आप इस वक्त कितने ज्यादा पावरफुल हो? लू फैंग कहता है कि फॉर्चुनेटली आपकी मदद के कारण, आपने जो मुझे वो गोल्डन फैदर बर्ड दिया था उसके मदद से मैंने अपनी बॉडी को रिफाइन किया एंड एक सीक्रेट मेथड की वजह से
मैं फाइनली एक कदम आगे बढ़ पाया, यानी कि जो मेरी बॉडी है वो इस वक्त लगभग चौधरीलम ट्रांसेंड के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन अभी भी जो मेरे मेथड्स है कल्टीवेशन के वो थोड़े से रफ है, यानी कि थोड़े बहुत वीक है, थोड़े आगे पीछे हो रहा है। चीज सुन के जो डी चूयू था वो और भी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो लू फेंग से कहता है, मुझे लगा ब्रदर लू है आपने 1v5 किया एंड आपने पूरी तरीके से उनकी ऐसी की तैसी कर दी। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि आप चौधरीलम ट्रांसेंड के अंदर हो, बट आप अभी भी चौधरीलम ट्रांसेंड के अंदर जस्ट पहुंचने वाले हो। लू फेंग काफी ज्यादा कैजुअली कहता है, माफ करना, बट मुझे लगता है कि मेरे मेथड्स उनके अंदर अभी भी इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। यही सच है। लू फेंग था वो सोचता था कि भले ही वो चौधरीलम के पीक लेवल के वॉरियर को आराम से फेल सकता है, लेकिन अगर उसके सामने कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर आ गया तो डेफिनेटली लू फेंग के सारी की सारी जो मेथड्स है वो शायद से उसके इतने भी ज्यादा काम ना आए। वही जो डी चूयू होता है वो लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर लू है आप ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। पूरे के पूरे एंटायर डी चू लीनियज के अंदर कुल मिला के बस 2 ही लोग हैं चौधरीलम के ट्रांसेंड लेवल के ऊपर। अभी आप फाइनली 3rd चौधरीलम ट्रांसेंड बन चुके हो एम्परर चू लीनियज के। देखा जाए तो जो बाकी के 2 चौधरीलम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर है वो लोग भी बस गेस्ट ऑफिशियल्स है एम्परर चू लीनियज के। डी चूयू लू फेंग से कहता है, ब्रदर लू है आपकी करंट आइडेंटिटी अभी आपके पास से टोटली डिफरेंट है। काफी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एंड छोटे मोटे टास्क वो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है आपकी स्ट्रेंथ के साथ। फ्यूचर के अंदर इवन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ताकि आपको और ज्यादा भयानक और ज्यादा पावरफुल डेंजरस टास्क मिले, के जो क्रेडिट्स होंगे वो और ज्यादा होंगे। बाद एम्परर चूयू लू फेंग से कहता है, बाय द वे ब्रदर लू है क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप बॉर्डर के ऊपर जाके कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो? बॉर्डर का मतलब आप जानते हो गाइस, एशियन कंट्री ऑफ यांगफैंग एंड एशियन कंट्री ऑफ लिंग टैंग, दोनों की बॉर्डर लाइन के अंदर काफी सारे मुठभेड़ होते रहते हैं। ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो चौधरीलम के लेवल के वॉरियर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्टिल यहाँ पे चौधरीलम ट्रांसेंड लेवल के एग्जिस्टेंस को भी रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पे वो उनकी मदद कर सके। लू फेंग से कहता है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 10,000 से ज्यादा एपॉक्स बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी गॉड किंग लेवल की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई एंड इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लू फेंग इन सब चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता था। वो जानता था कि इन 2 लीनियजेस के बीच में कितनी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट होती है। इवन जो 13 रॉयल फैमिलीज है उन्हीं के बीच में इतना ज्यादा भयानक कंपटीशन होता है कि काफी सारे लोग मारे जाते हैं। एंड रही बात 2 एशियन कंट्रीज के बीच में फाइट होना, तो जो 90% गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स है पूरे के पूरे एंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, वो बस इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो इन सारे वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है जो कि एशियन कंट्रीज के बीच में होती है। लू फेंग कहता है कि बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ाई करना इस तरीके के मिशन, इस वक्त मुझे इस तरीके के मिशन की कोई भी अर्जेंसी नहीं है। अभी भी कुछ साल सक्लूजन के अंदर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उसके बाद चूजू कुछ नहीं कहता एंड वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद चूजू लू फेंग से कहता है, ब्रदर लू है बाय द वे अभी आपके पास चौधरीलम की ट्रांसेंड लेवल की पावर है। हमारे जो एंसेस्टर है वो आपको अपना एक पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता है। ये चीज सुन के लू फेंग थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि इवन चौधरीलम के ट्रांसेंड लेवल के गेस्ट के लिए ये चीज लिटरली काफी ज्यादा रेयर होती है कि कोई एम्परर या फिर कोई पावरफुल गॉड किंग लेवल का वॉरियर उनका टीचर बने। चूयू लू फेंग से कहता है, तुम्हें बस थोड़ा टाइम रुकना है, डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर तुम्हें कोई ना कोई चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। फेंग स्माइल करता है एंड कहता है कोई बात नहीं, तब तक मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे काम है, जैसे कि अभी उसे इस टाइम फिलहाल उन सारी स्पॉइल्स के ऊपर काम करना है जो कि उसको इस वॉर से मिले, यानी कि इस लड़ाई से उसे जितने भी ट्रेजर मिले वो सारे ट्रेजर लू फेंग अपने लिए तो इस्तेमाल करने नहीं वाला, तो डेफिनेटली वो उनको बेच के उनके थ्रू कुछ रिसोर्सेस इकट्ठा करेगा। इसी तरीके से फाइनली ये बैटल खत्म होता है एंड ये जो न्यूज होती है वो पूरी तरीके से काफी ज्यादा तेजी से पूरी की पूरी सिटी के अंदर फैल जाती है। एंड इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। एंड आज का ये जो चैप्टर है ये मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, इसलिए में भी जो भी प्रीमियम लेने वाले लोग हैं वो थोड़े से ज्यादा खुश होंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। एंड माफ करना थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मेरे घर में आजकल बिजली नहीं रहती, यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा गिर रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया लाने के लिए वीडियो। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबका खैर।